हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस भूगोल की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, ये हमारी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी से हों या वर्ल्ड ज्योग्राफी से हों, और टॉपिक वाइज हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं अपने क्वेश्चनों का। तो इस वीडियो में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ ही हम कृषि और सिंचाई और जो हमारे फसलें हैं, चाहे वो रबी खरीफ जायद हों, इन सभी फसलों से रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को साथ साथ में लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाया करेगी। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। और हमारा सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो आप सभी को पता होगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो एक संयुक्त परियोजना है किसका। तो आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जो है ये संयुक्त परियोजना है। इससे ये तीनों राज्य जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। अगर हम बात करें तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अतिरिक्त या इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास ही सतलज नदी पर, अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि हमारा जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर बना है दोस्तों। तो हमारा सतलज नदी पर बना है। तो जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। और इसकी परियोजना का कमांड क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किस राज्य में फैली है ये, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हमारा जो अगला सवाल है जो 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है वो हमारा कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। इसलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम इस वीडियो में जो है वो इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करवाते हैं दोस्तों, हम आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवाएंगे। ये जो हमारी श्रृंखला है, ये हमारा जो घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 की नई बुक है दोस्तों, जिसे बीपीएससी का रामबाण कहा जाता है, ये उसी की श्रृंखला चलाई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके और प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो हमारा जो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है दोस्तों वो हमारा कौन सा है, तो शिव समुद्रम। जो हमारा शिव समुद्रम है वो हमारा सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। और ये बना कौन सी नदी पे है, तो हमारा कावेरी नदी पर है। अगर हमसे अगले पेपर में पूछा जाए कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो हम क्या बताएंगे, कावेरी नदी पर है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, जल विद्युत का विकास जो है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में जो, अब देखिए यहाँ पे डी क्यों है, क्योंकि जो विकल्प है उसके अनुसार जो शिव समुद्रम है वो सबसे पुराना है। वैसे कौन सा सबसे पुराना है, वो दार्जिलिंग नगर वाला है। ठीक है, दार्जिलिंग में जो लगा था वो सबसे पुराना है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में हमको नहीं दिया गया है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो हमसे पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अर्जुन के साथ कौन रहता था। तो अर्जुन के साथ हमेशा कृष्ण भगवान रहते थे, इसीलिए जो हमारा कृष्णा नदी है दोस्तों वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। जो हमारा नागार्जुन सागर बांध है वो हमारा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। हमारा जो अगला सवाल है, अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यह
आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तो अगर अगली बार आपसे पूछ ले कि जो नागार्जुन सागर बांध है ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है या इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है जो हीराकुंड बांध से है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध हमारा कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 44वीं बीपीएससी प्री 2000 पे पूछा गया है। तो आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ में रिपीट करते हुए चलिएगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ना याद रहे वो आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचा एवं 4.8 किलोमीटर जो लंबाई है इसकी वो है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखिएगा। इस बांध की कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है वो सिंचित की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है दामोदर नदी घाटी से। तो हमारा मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया जो है वो किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथान बांध और बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है वो हमारा बराकर नदी पर बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। इसीलिए हमारा जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 45वीं बीपीएससी प्री में 2001 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, और उसी पर बनाया गया है। ये जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड है। बिहार और झारखंड पड़ोस में ही है, इसीलिए पूछा जा सकता है कि मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी है? तो जो मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है मोदी जी ने वो हमारी उत्तरी कोयल नदी पर रखी है। उत्तरी कोयल नदी पर अगर हम बात करें तो 5 जून 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में स्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल जो कि किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की, उसी पर निर्मित है। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा जो है वो 66वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो हमारा चंबल नदी है वो राजस्थान से बहती है और हमारा जो राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना या राणा प्रताप सागर बांध जो है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कृषि से रिलेटेड है। तो कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है, या कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो देखिए, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल जो है इसको उगाने को लेकर हम क्या कहते हैं? इसको युग्म पैदावार कहते हैं। देखिए, कृषि में युग्म पैदावार का आश्रय है मतलब डबल क्रॉपिंग। एक फसल वर्ष के अंतर्गत ही एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की फसलें, बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं और या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। इसीलिए जो विकल्प है वो ए सही है। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो देखिए, उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता कौन कौन सा है? तो हमारा जो कुशल सिंचाई है ये भी सही है, और गुणवत्ता युक्त जो बीज है ये भी सही है, और कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग भी सही है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों वो हमारा विकल्प ई, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में सभी कृषि उत्पादकों को बढ़ाने के रास्ते हैं, अतः विकल्प जो है वो ई हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो आप सभी जानते हैं कि जो चावल है या धान जिसे कहते हैं, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से सबसे ज़्यादा रकबा किसका था? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई गई फसल थी चावल या धान। अब अगर हम बात करें कि चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब।
हमारा अगला सवाल है जो हरित क्रांति से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक में के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? देखिए, हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती नहीं, ये नहीं है। गहन कृषि, जिला कार्यक्रम, जो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम है, ये हमारा हरित क्रांति से रिलेटेड है। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि जो बीज हैं उनकी वो ज़्यादा पैदावार वाले धीरे धीरे रिसर्च करके बनाए गए थे, इसीलिए जो है वो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 तक माना जाता है। भारत में उच्च उत्पादक बीजों या हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब ऐसे बीज हैं जो संशोधित करके जिनकी जो है वो पैदावार अधिक हो, उनका प्रयोग आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम हाई यील्डिंग जो है सीड हमारा है, वो शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की, तो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति जो है वो भारत ने की है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके गेहूं और चावल के उत्पादनों में और वृद्धि नहीं। जो लाभान्वित हो चुके हैं उनको वृद्धि करने से क्या मतलब? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना। हाँ, ये हमारा सही हो सकता है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं और कौन सा विकल्प सही हो सकता है। इसका लक्ष्य जो है वो हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, और जो इसका लक्ष्य है वो पशुपालन और वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। तो जो हमारा चौथा है दोस्तों, ये भी हमारा सही है। इसमें जो है पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देना, और जो हरित क्रांति के टाइम पर जिन फसलों का उत्पादन नहीं बढ़ा था उनका उत्पादन बढ़ाना। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है 2 और 4 वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि दिए गए कूट से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्में, ये हमारा सही है, ये हमारा हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सवाल है कि हमारा अगला जो ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये भी हमारा सही है। चारों के चारों हमारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा दोस्तों, विकल्प डी जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, उन्नतशील बीज लगाएंगे और सिंचाई की सुविधा होगी, उसके बाद विद्युतीकरण होगा और ग्रामीण सड़कें मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा, तभी तो हमारी पैदावार का सही रेट मिलेगा और पैदावार अच्छी होगी। इसीलिए जो चारों ऑप्शन है वो हमारे सही हो जाएंगे। देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी से जो है वो है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने अपने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध हमारा कच्चा तेल उत्पादन से है, इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। देखिए, नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन के लिए है, हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए है, और लाल क्रांति जो है वो मांस और टमाटर उत्पादन के लिए है, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए है, और जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज के उत्पादन के लिए है। हमारा जो अगला सवाल है वो है हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से सबसे अधिक उत्पादन में वृद्धि किस में हुई है? तो हमारा गेहूं में हुई है, गेहूं में, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, रबी की फसलें, अब इसमें से आपको बताना है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है।
तो जो हमारा गेहूं है दोस्तों, वो हमारा नकदी की फसल में सम्मिलित नहीं है, ये हमारा खाने की फसलों में आता है। बाकी जो गन्ना, जूट और कपास है, ये मुख्यतः नकदी की फसल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। देखिए, नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना, काटन, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख है, जबकि गेहूँ और चावल जो है वो खाद्यान्न फसलें हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, मतलब जिसमें फली लगती है। तो दलहन, देखिए दलहन ही हमारा सबसे पहला जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। दलहन जो है वो फलीदार फसल है, क्योंकि इसमें फली फली करके फूल आता है, फिर फलियों के अंदर ही जो है वो दलहन के जो है दाने लगते हैं। अब ये जो हमारा सवाल है दोस्तों, वो हमारा बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया था। कौन सी क्लास के? 9वीं और 10वीं के। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आपको जहाँ से मिले वहाँ से कर लीजिए। और एनसीईआरटी को आप ज़रूर फॉलो करिएगा और एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़िएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ जो होता है वो उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है, इसलिए हमारा विकल्प भी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, खरीफ की फसलें, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो खरीफ की फसलों से है। देखिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भारत में चावल खाया जाता है, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो जो हमारा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ हमारा जो है दक्षिण भारत में जो है वहाँ चावल बहुत ही खाया जाता है और चावल का उत्पादन भी बहुत होता है, इसीलिए हम उसको चावल का कटोरा कहते हैं। देखिए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है, ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का जो है वो 2.25 मिलियन हेक्टेयर जो है क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही क्रम में लगाइए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आरोही क्रम में लगाना है दोस्तों, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे कम जो होता है वो राजस्थान में, और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर पंजाब और फिर जो है वो उत्तर प्रदेश। देखिए, नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा? अगर हम वैसे बात करें तो चावल उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है और पंजाब है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो हमारा होना चाहिए वो हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश होना चाहिए, जो कि हमारा किसी में नहीं दिया गया है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। अब आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़े की ओर। तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल जो है हमारा सबसे पीछे आएगा, और सबसे पीछे जो है पश्चिम बंगाल एक ही ऑप्शन में है। देखिए, आंध्र प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नकदी फसलें, कपास। देखिए, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है वो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। देखिए, भारत के अग्रणी जो है वो 3 राज्य हैं, पहला गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो उस वक्त जो है वो महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता था, इसीलिए प्रश्न में जो है वो ए विकल्प दिया गया है। बाकी अगर आपकी बात करें तो अब गुजरात है हमारा। देखिए, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो है वो हमारा औसतन जो उत्पादन है वो हमारा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। देखिए, कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों में औसत उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं। तो जो भारत का महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे सबसे अधिक सूती मिलें हैं। देखिए गन्ना, भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में लिखिए, मतलब सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पैदा होता है। तो आप सभी को पता होगा गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत के जो है वो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जो हैं वो सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। हमारा अगला सवाल है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो जो हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश है यहाँ पे गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। अब देखिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार दिया गया है तो इसीलिए प्रश्न के हिसाब से जो है वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में उगाया जाता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और यहाँ गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन, उत्तर प्रदेश, और यह जो है वो चीनी का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो तिलहन से रिलेटेड है। देखिए शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो सर्वाधिक उचित फसल जो है वो हमारा मूंगफली है। देखिए दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों में खरीफ की फसल है। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो बागानी फसलें कॉफ़ी या कहवा से रिलेटेड है। देखिए निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में हमारा जो है वो पुलनेज है। कौन है, पुलनेज। अगर हम बात करें तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू, हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियापंथी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी और शेवराय और अन्नामलाई क्षेत्र जो है वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में है जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी तो आप क्या बताएंगे कि बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी की खेती की गई थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अब देखिए भारत दाल और चाय दोनों के उत्पादन में जब ये प्रश्न पूछा गया 1994 में तब अग्रणी था, लेकिन 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय में उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह प्रथम पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल में वर्तमान तथा अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर है वो दाल होगा। तो इसीलिए हम किस पे टिक करेंगे, जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है वो भारत दाल का भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है दाल का, इसीलिए हमारा जो विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन चाय करता है और चाय जो है वो विदेशों में भी भेजता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य हमारा केरल है, इसीलिए जो सी विकल्प है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो हमारा केरल है। वर्ष 2018-19 आंकड़ों के आधार पर यह देश के कुल रबड़ का 75.68 उत्पादन प्रतिशत भाग उत्पादित करता था 2022 में। अब देखिए FAO के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है और अभी भी जो है वो केरल ही सर्वाधिक जो है वो रबर उत्पादक राज्य है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। अब देखिए वही सवाल दोबारा पूछा गया है, तो हमारा जो केरल राज्य है वो रबर के उत्पादन में अग्रणी है। हमारा जो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद का फसल है। तो जायद की जो फसल है वो हमारा चारा है।
ठीक है, इसीलिए हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, जो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और जो ये सब्जियां कुछ हैं वो भी हमारा जायद में ही आती हैं, और चना और सरसों जो है वो हमारा रबी की फसलें हैं, जबकि कपास जो है वो खरीफ की फसल है। इसीलिए हमारा विकल्प जो है बी, हमारा जो चारा दिया गया है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास जो है वो हमारा रबी की फसल है। देखिए, अब इसमें से पूछा शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें हैं, तो ये जो ऑप्शन इसने दिया है, जो स्टेटमेंट इसने उल्टा दे दिया है। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि कौन सी सही है। तो जो हमारा, मैंने पहले ही आपसे बताया कि इसने जो है वो उल्टा दे दिया है। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं दोस्तों, वो रबी की फसलें नहीं होती हैं। वो कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की होती हैं। कौन सी? खरीफ की। और जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं वो खरीफ की नहीं होती हैं। कौन सी होती हैं? वो हमारी रबी की फसलें होती हैं। जैसे गेहूँ हमारा रबी की फसल है। जो धान आ गया, जैसे ही धान का नाम आया दोस्तों, तो धान हमारा खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की। तो इसीलिए जो हमारा तीन के तीनों विकल्प जो है वो गलत है, और हमसे पूछा है सही। तो इसीलिए क्या है कि हम जो डी विकल्प है उसको सही मानेंगे, क्योंकि इनमें से तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों ही गलत हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा पटसन जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है। पटसन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। देखिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2021-22 में भारत में कुल 10.3 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.36 मिलियन गांठ जूट और मेस्ता का उत्पादन जो है वो केवल अकेले बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल कर रहा है। हमारा जो अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, वो हमारा जो है स्कूल टीचर और हेडमास्टर के एग्ज़ाम में अभी 2023 में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि मोटे अनाज का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो हमारा राजस्थान करता है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। भारत विश्व में मोटे अनाज, मिलेट जिसको बोलते हैं या दलहन बोलते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में शीर्ष मोटे अनाज के उत्पादक राज्य कर्नाटक, राजस्थान एवं महाराष्ट्र है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। तो आप सभी को पता होगा, मैं तरबूज, खरबूज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं वो जायद की फसलें हैं। अब ये भी जो हमारा सवाल है दोस्तों, वो हमारा स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया था। अगर हम बात करें तो रबी की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी है? गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, चना। और खरीफ की जो है वो चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द और तूर। और जायद की बात की जाए तो जायद की फसलों में हमारा तरबूज, खरबूज और खीरा और ककड़ी आते हैं। ठीक है। देखिए, फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। तो फलों और सब्जियों की खेती, जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, वो हमारा बागवानी कहलाती है। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी की टीचर एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो 11वीं 12वीं क्लास के लिए था। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए, खेती को हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और अंगूरों की खेती को सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम विटीकल्चर कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो विटीकल्चर कहते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो जो जूट है और ज्वार है और मूंगफली और गन्ना, इनमें से जो ज्वार है वो हमारा नकदी की फसल नहीं है। बाकी हमारा जूट, गन्ना और मूंगफली है जो हमारा, वो हमारा नकदी की फसल है। तो आज के सेशन के ये हमारा लास्ट सवाल था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल जो है वो पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह हम फिर से मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।